हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे थे केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, तीसरी यूनिट चल रही थी। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है केपलर के नियम। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो है रदरफोर्ड स्केटिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। तो अब हम पढ़ेंगे केपलर के नियम। तो देखिए, केपलर ने जो ग्रह और जो सूर्य है उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो ग्रह, उनको देख के और जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसके आधार पे केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति के लिए। इसमें पहला नियम ये होता है कि जो ग्रह हैं वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम ये है कि जो ग्रह है उसका जो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत होता है। और तीसरा नियम ये होता है कि जिसका जो परिक्रमण काल होता है या जिसका अर्धकाल होता है वो उस सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण तीसरी घात के समानुपाती होता है। तो हम इनको डिटेल्स पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, लिखिए फर्स्ट, केपलर का नियम, केपलर का प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इसका ऑर्बिटल किस प्रकार का होगा। तो लिखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, थ्योरेटिकल है। केपलर का नियम, प्रथम नियम, ग्रह के तो केपलर नियम दे थे। इस नियम के अनुसार, केपलर के अनुसार, केपलर के अनुसार केपलर के अनुसार ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और जो सूर्य होता है वो इनकी नाभि पे स्थित होता है, तथा सूर्य इसकी नाभि पर स्थित होता है। सूर्य क्या है? इसकी नाभि पे स्थित होता है। देखिए किस प्रकार होता है ये, इस प्रकार होता है कक्षा इनकी, और ये इसकी नाभि होती है। यहां पे सूर्य है और यहां पे ग्रह है, यहां पे सूर्य है, यहां पे ग्रह है। तो इस प्रकार ये चक्कर लगाते हैं। सूर्य यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, तो इस प्रकार लगाते हैं। या दूर होते हैं या पास होते हैं इसमें, तो ये एक समान दूरी पे नहीं रहती, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ना कि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये तो था पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम या कह सकते हैं क्षेत्रीय वेग का नियम। द्वितीय नियम या क्षेत्रीय वेग के नियम, एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग का नियम। देखिए, जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो जो ग्रह और सूर्य का जो स्थिति सदिश है, वो जो स्थिति सदिश समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। तो वो किस प्रकार करते हैं, इसका हम पूर्व भी करेंगे, तीनों नियमों का पूर्व भी बताऊंगा। अभी पहले नियम लिख लीजिए आप एक बार। सूर्य या हम लिख सकते इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रह, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाला, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाला सदिश समान समय में
समान क्षेत्रफल तय करता है। समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय समान क्षेत्रफल तय करता है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रीय वेग है वो क्या है, नियत रहता है। अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब समझिए, देखिए ये कोई कक्षा है, इसकी नाभि पे क्या होगा, सूर्य होगा। तो मान लो सूर्य यहाँ पे और ग्रह है यहाँ पे, ये रहा। अब देखिए डेल्टा टी समय की बात करें तो डेल्टा टी समय में ये इतना क्षेत्रफल तय कर लेगा। कितना क्षेत्रफल तय करेगा, इतना। ये डेल्टा टी मान लो 2 सेकंड है, कुछ भी मान लो 1 दिन है, 5 दिन है। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल आया है ये डी है और डेल्टा टी समय में तय किया गया है। तो जब ये ग्रह इसके पास होगा यहाँ पे, तो ये डेल्टा टी समय में इतना क्षेत्रफल तय नहीं करेगा, ये उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा जितना ये है। तो इस क्षेत्रफल के बराबर करने के लिए ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये क्षेत्रफल डेल्टा टी समय में तय किया हुआ है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल समान होंगे। यानी डेल्टा टी समय में क्षेत्रफल जो तय करता है, क्षेत्रीय वेग का मतलब यही होता है कि ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया गया है, इसके द्वारा ये क्षेत्रफल तय किया गया है। तो जो ये क्षेत्रफल है ये क्या होता है, नियत होता है। मतलब हर एक दिन में तय किया गया क्षेत्रफल, यानी 24 घंटे तय किया गया क्षेत्रफल बराबर होता है। दिन की बात नहीं है, इस समय की बात है। 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जितने भी समय में आप बात करेंगे तो उस समय में जितना क्षेत्रफल तय करेगा, ग्रह यहाँ पे था तो ग्रह यहाँ पे होगा तो भी उतना ही क्षेत्रफल तय करता है। ये था दूसरा नियम। अब लिखिए तीसरा नियम, इनका अब हम प्रूफ करेंगे। देखिए इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है केवीएस एनवीएस पीजीटी एग्जाम के लिए। कोई बड़ा भाई हो, कोई बहन हो तो उसको जरूर बताइए। इसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो लिखिए तृतीय नियम। तृतीय नियम, तो तृतीय नियम क्या था कि जो दूरी है, देखिए किसी ग्रह का परिक्रमण काल t का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सूर्य का जो आवर्तकाल है टी, उसका स्क्वायर और एवरेज दूरी की क्यूब के समानुपाती होता है। ये नियम इंपॉर्टेंट है और दूसरा नियम भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नियम का प्रूफ तो मैंने पहले भी करवा दिया, लेकिन फिर से बता रहा हूं अब मैं। ये तो थे नियम। अब करेंगे केपलर के द्वितीय और तृतीय नियम का प्रूफ, सत्यापन कि ये वास्तव में ऐसा ही होता है। लिख ले केपलर के नियम का सत्यापन। देखिए पहले का तो कोई सत्यापन नहीं है, दीर्घवृत्त कनेक्शन अगर लगाते हैं हमने, ये ई
पे पढ़ा है। अब देखिए आप दूसरे और तृतीय नियम का लिखिए, द्वितीय नियम का सत्यापन। द्वितीय नियम का सत्यापन। देखिए जो ग्रह है वो केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करते हैं, और जो गुरुत्वीय बल है वो क्या है, केंद्रीय बल है, और वो केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करते हैं। तो हम वहां से क्या होता है कि जब केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करेंगे तो उसका क्या होगा, कोणीय संवेग क्या होगा, नियत रहेगा। तो पहले ये लिखते हैं, ग्रह गुरुत्वीय बल, ये लिख सकते हैं ग्रह गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करते हैं। ग्रह गुरुत्वीय बल के अधीन, ग्रह गुरुत्वीय बल के अधीन गति करते हैं, गुरुत्वीय बल के अधीन गति करते हैं तथा गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय बल के अधीन गति करते हैं तथा गुरुत्वीय बल एक क्या है, ये अब मैंने क्या बताया था, गुरुत्वीय बल के अधीन गति करते हैं, और गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वीय बल क्या है, एक केंद्रीय बल है तथा केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग नियत होता है, तथा केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो कोणीय संवेग जो है वो क्या होता है, mr² ओमेगा, क्योंकि जे बराबर क्या होता है, r क्रॉस p, और p क्या होता है, mv, और v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, mr² ओमेगा। इस प्रकार लिखा गया है mr² ओमेगा। और देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग यानी कोण थीटा में परिवर्तन की दर, यानी डी थीटा बटा डी टी, ये होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ये कोई ग्रह है जो कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। ये इसकी कोई नाभि है जहां पे क्या है, सन है। ये क्या है, सन, और ये क्या है, ये है अर्थ। अर्थ या कोई सा भी प्लेनेट हो सकता है। देखिए इसको मिलाने वाली रेखा ये है, या ऐसे कर लेते हैं, इसको नीचे बना लेते हैं। मान लो ग्रह है यहाँ पे, ग्रह है यहाँ पे, तो इसको मिलाती है रेखा। अब देखिए डेल्टा टी समय पश्चात क्या होगा, ये ग्रह आगे की तरफ चलेगा, और ये पहुंच के क्या पहुंच जाएगा, मान लो ये पहुंच के यहां आ गया। कहां आ गया, यहां आ गया। ये पॉइंट ओ माना, और ये पॉइंट ए, और ये मान लो पी, और देखिए इस पे हम ये लंब डालें, इस पे ये लंब है, ये मान लो इस पे लंब है, और इसको मान लेते हैं क्यू। तो देखिए त्रिभुज ओ ए पी, देखिए ये है, वैसे तो ये गोल है, लेकिन जब हम कुछ छोटे समय अंतराल की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन जब हम अपने कमरे की फर्श की बात करते हैं तो हमें एक समतल दिखाई देती है, क्या हमारा खेत होता है हमें समतल दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में एक बहुत बड़ी परिधि का टुकड़ा है। तो इसका मतलब वो समतल नहीं है, वो गोलाई में है, लेकिन दूरी कम होने की वजह से कंपैरिजन टू अर्थ वो हमें फ्लैट दिखाई देता है। इसका मतलब ये है, इसको हम सीधा मान सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज, क्या लिख रहा हूं, त्रिभुज ओ ए और पी का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार ऊंचाई। तो 1/2 आधार देखिए क्या है, ये है इसका आधार। देखिए ये क्या है, ये दूरी है आर एवरेज, एवरेज दूरी है।
ये हो जाएगी आर। ऊंचाई देखिए क्या है, यहां से यहां तक कितना है ये एंगल, मान लो ये डेल थीटा है, डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा चलता है। तो देखिए ये डेल्टा थीटा है, तो और ये क्या होगी, ये आर होगी, ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि हमने लगभग इसे गोल माना है, गोलाकार माना है, इसलिए हमें ये लगभग बराबर मान रहे हैं। तो ये आर है तो ये क्या होगी, ये होगी आर साइन थीटा, और थीटा क्या है, डी थीटा। हम जानते हैं जब थीटा का मान बहुत कम हो तो हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। इसको क्या लिखेंगे, थीटा, तो आर डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, तो ये 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया। अब देखिए क्या करता हूं, त्रिभुज ओएपी क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा ए और 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। देखिए मैं इसको ऊपर और नीचे एम से गुणा कर रहा हूं, डेल्टा ए इक्वल टू 1/2 एम से गुणा किया मैंने और एम से भाग किया है, और डेल्टा थीटा इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/2 एम एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए एम आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, ये है जे, तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू जे, और बटे में क्या है 2m। देखिए जे क्या है, जे कांस्टेंट है, क्योंकि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग निश्चित रहता है, संरक्षित रहता है, तो जे कांस्टेंट है। एम क्या है, एम है द्रव्यमान ग्रह का, तो ये ग्रह का द्रव्यमान नहीं बदलता है, ग्रह का द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। और 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्षेत्रीय वेग है, जो टाइम के सापेक्ष इसकी परिवर्तन की दर है, वो क्या होगी, कांस्टेंट। सेकंड नियम क्या है, यही बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल मानना है, इसको जे बनाना है, जे अपॉन 2m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय वेग है वो नियत होता है। ये तो था दूसरा, अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा नियम देखिए, ये तो ग्रह की गति के नियम दिए गए थे, इन पे ही आधारित न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, इन्हीं पे ही। तो देखिए न्यूटन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, तृतीय नियम का सत्यापन कर रहा हूं, बता रहा हूं तृतीय नियम का सत्यापन। देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या कहा था कि दो पिंडों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, F बराबर लगता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन के नियम से लिख सकते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से हम लिख सकते हैं F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर क्या है, ये दूरी है ग्रह और सन की, और जो कैपिटल एम है वो मान लिया सन का मास है, और जो स्मॉल एम है वो है पृथ्वी का मास या ग्रह का मास। तो देखिए ये जो बल लगता है किसी भी ग्रह पे, तो इसको ये किसको प्रोवाइड करता है, ये अभिकेंद्रीय बल को प्रोवाइड करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अभिकेंद्रीय बल को किसकी वजह से लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो हम लिख सकते हैं अभिकेंद्रीय बल से, अभिकेंद्रीय बल से, अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल ही प्रोवाइड करवाता है। तो F बराबर क्या होगा, एफ सी अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बाई आर, यही होगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए आर से आर कैंसिल, ए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो देखिए यहां से क्या बचा, यह बचेगा वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। अब देखिए v क्या है, वेग, और वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, दूरी देखिए
गहराई ये है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। और देखिए ये कितने समय में तय करेगा, आवर्तकाल में, इसका एक आवर्तकाल पूरा होगा तो ये 2 पाई आर दूरी तय करता है। तो ये क्या हो गया, इसका वेग हो गया। इस ग्रह का वेग किस प्रकार निकालते हैं, इसने जितनी दूरी तय करी कितने समय में तय करी, टी समय में इसने 2 पाई आर दूरी तय की, तो ये क्या हो गया, वेग। हम लिख सकते हैं क्योंकि वेग बराबर क्या होगा 2 पाई आर बाई टी। वैल्यू रखते हैं, पुट इन 3, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर बराबर जी एम बाई आर। ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन आर। इस टी को साइड ले रहा हूं, बाकी को साइड गुना कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब और ये बटे में आ जाएगा जी एम। देखिए 4 पाई स्क्वायर और जी एम क्या है, कांस्टेंट। एम क्या है, सूर्य का द्रव्यमान कांस्टेंट। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। 4 पाई स्क्वायर खुद कांस्टेंट है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो किसके समानुपाती है, आर क्यूब के, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। ये था केपलर का तृतीय नियम का सत्यापन। देखिए सत्यापन बहुत सरल है, ये थे केपलर के नियम, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बाकी नियम तो बहुत सरल है। एक आध बार इनके प्रूफ भी आए हुए हैं कि केपलर के द्वितीय नियम का सत्यापन करो, प्रूफ कीजिए किस प्रकार ये होता है। तो ये थे सत्यापन। इसके बाद एक टॉपिक और है, रदरफोर्ड स्केलेटिंग। उसके बाद यूनिट 3 का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक दो लेक्चर उसके क्वेश्चन के और करेंगे। मिलते हैं कल, बाय।